representative element, transition element, and inner transition element। ये 3 टेबल बनेगा, ठीक है। ड्रॉप करो। पहला पॉइंट लिखिए, रिप्रेजेंटेटिव में लिखिए, रिप्रेजेंटेटिव लिखिए, इफ द आउटर मोस्ट शेल इज इनकम्प्लीट, if the outermost shell is incomplete, sir, if the outermost shell is incomplete, then it is called representative element, then it is called representative element, then it is called representative element, full stop। इसी में आगे लिखिए, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट में ही सेकंड पॉइंट लिखिए, जनरली एस एंड पी ब्लॉक। हाँ बोलिए सर, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था, मेरा नेटवर्क अचानक से बंद हो गया था, मालूम नहीं क्यों। अच्छा, तो ज्यादा नहीं लिखा है, देखिए ये म्यूट करिए भाई, पहले देखिए चेक करिए किसका म्यूट नहीं है। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट लिखाया, if the outermost shell is incomplete, then it is called representative element, अच्छा अभी काम करिए, इसका फर्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, ट्रांजिशन एलिमेंट का। अच्छा आप लोगों को अल्टीमेट शेल पेनल्टीमेट शेल नहीं बताया ना, ठीक है बता रहा हूँ मैं, लिख लीजिए पहले फिर बता रहा हूँ। देखिए, इफ द अल्टीमेट शेल एज वेल एज, देखिए मैं पहले थोड़ा सा बता देता हूँ, मैं वो थोड़ा रह गया बताना आप लोग को। देखिए इधर ये जो आउटर मोस्ट शेल होता है, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, तो जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आउटर मोस्ट शेल और अल्टीमेट शेल। उसके जिस आउटर मोस्ट ऑर्बिट के जो अंदर ऑर्बिट है उसको बोलते हैं अपन पेनल्टीमेट शेल, और जो उसके अंदर वाला रहेगा उसका नाम है एंटी पेनल्टीमेट, और जो उसके अंदर वाला रहेगा उसका एंटी पेनल्टीमेट नहीं, उसके अंदर और उसके बाद जो भी है उनका नाम हो जाएगा। ठीक, अगर अंदर 3-4 और भी ऑर्बिट अंदर है
उनका नाम नहीं बदलेगा, उनका नाम वही रहेगा, एंटी पेनल्टीमेट ही रहेगा। ठीक है, इसको पहले लिख लीजिए, ड्रॉप कर लीजिए। सर ट्रांजिशन के लिए क्या पूछ रहे हैं? ट्रांजिशन? सर ट्रांजिशन के नीचे ना, ट्रांजिशन अभी लिखा ही नहीं मैंने, दिखा ही रहा था फिर बीच में रुक गया है। तो इसमें ये सब वर्ड्स आ रहे थे, पेनल्टीमेट, अल्टीमेट, एंटी पेनल्टीमेट, ये सब आएंगे। पहले इसको लिख लीजिए, ड्रॉ कर लीजिए, उसके बाद ही लिखते हैं, कंटिन्यू कर। लिखिए, ट्रांजिशन एलिमेंट में लिखिए, इफ द सर इसका अल्टीमेट मतलब शेल। हाँ, सर इसका मतलब कोई भी एलिमेंट का आखिरी ऑर्बिट को अल्टीमेट शेल कहेंगे ना? हाँ, अब कोई भी एलिमेंट का आखिरी ऑर्बिट कौन होगा? जहां पर उसका आखिरी इलेक्ट्रॉन हो। यस। ठीक है, हाँ, कोई भी एलिमेंट का आखिरी ऑर्बिट आउट, जहां पे आखिरी इलेक्ट्रॉन है उसी को आखिरी अल्टीमेट शेल, उसके एक अंदर वाले को पेनल्टीमेट, और उसके बाकी जो भी अंदर अंदर है उनका सबका नाम एक ही रहेगा, एंटी पेनल्टीमेट। ठीक है, ये बोर ने ऐसा सब नाम दिया था। तो ट्रांजिशन एलिमेंट क्या लिख रहे थे? इफ द अल्टीमेट शेल एज वेल एज पेनल्टीमेट शेल इज इनकम्प्लीट, if the ultimate shell as well as penultimate shell is incomplete, then it is called transition element. Then it is called transition elements. Full stop. Inner transition में लिखिए, inner transition में, inner transition में लिखिए, if the ultimate comma penultimate, if the ultimate comma penultimate as well as anti penultimate shell is incomplete, as well as anti penultimate shell is incomplete, then it is called inner transition element. Then it is called inner transition element. ठीक है, तो सभी का पहला पहला पॉइंट बता दिया कि होता क्या है। अब रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट में कौन से वो होंगे एलिमेंट जहां पे आउटर मोस्ट शेल रहेगा इनकम्प्लीट, लिखिए इसमें रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट का सेकंड पॉइंट लिखिए, जनरली रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट का सेकंड पॉइंट लिखिए, जनरली एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स आर कॉल्ड, generally S and P block elements are called representative element. Are called representative element, except noble gases. Except noble gases. For example देखिए, सोडियम ले लिया,
कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6, इसके बाद 3s1, सही था, ऐसे लिखते थे अपन, यस सर। है ना? यस सर। तो अब बताइए इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ गया है? 3 में, 3 हाँ थर्ड सर, ऑर्बिट में। हाँ यस सर। तो थर्ड ऑर्बिट इसके लिए क्या हो गया? आउटर मोस्ट ऑर्बिट। हाँ सर, यस। तो अल्टीमेट। थर्ड ऑर्बिट क्या कहलाएगा? अल्टीमेट शेल। अल्टीमेट शेल। बताइए इसमें अल्टीमेट शेल खाली है शेल? अच्छा, तो क्या अल्टीमेट शेल पूरा फुलफिल्ड है क्या? 3s 3p No. 3d सब फिल्ड है क्या? नहीं। नहीं, नो सर। अल्टीमेट No. शेल क्या है? हाँ, तो अल्टीमेट शेल Incomplete. क्या है? इनकम्प्लीटली फिल्ड है। हाँ यस। सर। हाँ सर, Yes, sir. सेकंड ऑर्बिट क्या कहलाएगा यहाँ पे इसके लिए? सेकंड ऑर्बिट कौन सा शेल कहलाएगा? पेनल्टी में। Penultimate. अल्टीमेट। पेनल्टीमेट शेल खाली है क्या कुछ भी? सेकंड ऑर्बिट पूरा पूरा? नो नहीं सर। सर। No. सर। तो डेफिनेशन के फिर अकॉर्डिंग ये ऐसा एलिमेंट जिसका सिर्फ अल्टीमेट शेल इनकम्प्लीटली फिल्ड है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। रिप्रेजेंटेटिव। फॉस्फोरस को देखो 15, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3, 2 हाँ, इलेक्ट्रॉन 4 यस सर। 6 10 इलेक्ट्रॉन 12 3 15। अब देखो बताओ तो अब कौन सा ऑर्बिट इनकम्प्लीट फील्ड अभी भी कौन सा है? ध्यान Third. रहे यहाँ ऑर्बिट की बात चल रही है, ऑर्बिटल्स की बात नहीं चल रही है, ठीक है? हाँ ध्यान रहे। आप बोलेंगे अरे सर एस तो पूरा फुलफिल्ड है, फिर नहीं तो अपने को एस ऑर्बिटल है ना, एस ऑर्बिट, यहाँ पे ऑर्बिट की बात हो रही है। तो क्या थर्ड ऑर्बिट पूरा पूरा फुलफिल्ड है क्या? थर्ड ऑर्बिट नहीं। नो सर। पी में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते थे? 6, 6। यस। लेकिन 3 ही है, ठीक है? इनकम्प्लीटली फिल्ड है। देखिए एक और एग्जांपल, नियॉन बताइए, नियॉन ये क्या है? सर ये रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट नहीं हो सकता क्योंकि ये नोबल गैस। हाँ, अभी लास्ट में sir. दिखाया है एक्सेप्ट नोबल गैस। नोबल गैस में कोई भी ऑर्बिट इनकम्प्लीटली फिल्ड दिख रहा है क्या आपको? नहीं No. कंप्लीट। तो नोबल गैसेज रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट नहीं है, बट ध्यान रहे ये पी ब्लॉक में तो आता है, पी ब्लॉक का तो एलिमेंट है, बट ये रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, ठीक है? यस सर। तो ये वाला रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट नहीं कहलाएगा। सॉरी, ट्रांजिशन एलिमेंट में आते हैं। आयरन एग्जांपल लेता हूं, एटॉमिक नंबर 26। कॉन्फ़िगरेशन क्या होता था? तो शॉर्टकट लिखना कैसे लिख सकता हूं क्या? आर्गन 4s2, देखो तो सही लिखा है। हाँ सर। Yes. आर्गन मतलब कितने इलेक्ट्रॉन भर दिया मैंने? 18 हाँ सर। भर दिया Yes, इलेक्ट्रॉन। 18 2 20 और 6 26। देखो तो इसको तुम ये तो तुम्हारा एनर्जी वाला ऑर्डर है ना? एक मिनट, यस सर। वेटिंग रूम में पड़ा हुआ है वो। अरे लाइट चली गई। ये तो एनर्जी वाला ऑर्डर है, इसको मैं ऑर्बिट के टर्म में लिखूंगा तो उल्टा कर देता हूँ, या फिर ऐसे रहने दूं? ऐसे रहने दूं? समझ में आ रहा है ना? ये Yes, फोर्थ sir. ऑर्बिट एक्चुअल में बाहर है। तो आपसे मैं पूछूं किसी में, तो ये अल्टीमेट शेल कौन सा है? अल्टीमेट ऑर्बिट कौन है? फोर्थ है कि थर्ड है? थर्ड ऑर्बिट। फोर्थ ऑर्बिट सर। इसीलिए मैं पूछ रहा था कि ऑर्डर चेंज करूं क्या? फोर्थ ऑर्बिट सर। अल्टीमेट ऑर्बिट उसको बोलते हैं, अल्टीमेट शेल, जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन पड़े। मतलब आप बोलेंगे सर लास्ट तो यहाँ भर रहे हैं, नहीं भाई, ऑर्बिट की टर्म बात हो रही है। तो कौन सा ऑर्बिट है जहां पे आखिरी में आपका इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है? तो कौन सा ऑर्बिट है? सर फोर्थ। फोर्थ शेल। अब मुझे बताइए फोर्थ ऑर्बिट कंप्लीटली फिल्ड है क्या? नहीं सर, नो सर। नहीं ना। आप बोले अरे सर है तो नहीं। फिल्ड 4s में तो 2 ही आते हैं, बट नहीं 4s2 4p तो खाली है। यस सर।
4p खाली है, 4d खाली है, तो 4s भी इनकम्प्लीट फील्ड, और 4 के अंदर वाला कौन सा ऑर्बिट कहलाएगा? पेनल्टीमेट। Yes. Yes, sir. पेनल्टीमेट भी क्या है? इनकम्प्लीटली फील्ड। सही है, देखिए। Yes. तो ऐसे एलिमेंट जहां पे अल्टीमेट के साथ साथ पेनल्टीमेट भी इनकम्प्लीटली फील्ड है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है। और ट्रांजिशन एलिमेंट इसमें ऐसा लिख लेगा, ऐसा दिखाया हूं ना, जनरली एस एंड पी ब्लॉक। तो एग्जांपल लिख लीजिएगा। ट्रांजिशन भी इसमें- एसएनपी में? नहीं, कहाँ ये आयरन कहाँ जाता है? ऐसा कब होगा? डी सर वाला फील्ड आपकी होता है वीडियो तो कौन क्लियर सा नहीं है? आ रही है। क्लियर तो दिख रहा है यार इसमें तो। सभी को क्लियर नहीं दिख रहा है क्या? No सर sir दिख रहा है। अभी दिख रहा है। दिख रहा है सर क्लियर। दिख रहा है ना? वो थोड़ा थोड़ा होता है बीच में यार, उतना तो मतलब क्या करेंगे, फ्लक्चुएशन होता है। तो जनरली ऐसा किस केस में रहेगा? जहां डी वाला फील्ड होगा, और जहां पे डी वाला ऐसा फील्ड होगा, मतलब वो कौन सा ब्लॉक का होगा? तो जनरली डी ब्लॉक एलिमेंट, जनरली डी ब्लॉक एलिमेंट। बट इसमें भी कुछ ऐसे हैं जो फॉलो नहीं करते। फॉर एग्जांपल जिंक, एटॉमिक नंबर 30, कॉन्फ़िगरेशन लिखिए। आर्गन 18, देखो। हाँ सर। Yes sir. बट तो ये जिंक ट्रांजिशन एलिमेंट है या नहीं? नहीं है सर। क्यों? सर क्योंकि पेनल्टीमेट शेल भरा है। Yes, sir. Yes sir. क्योंकि उसका पेनल्टीमेट पेनल्टीमेट शेल भरा है। Penultimate shell bar. हाँ, ठीक है। तो ध्यान रहे, इनका एक ट्रांजिशन एलिमेंट का या फिर रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट का, किसी का भी, या फिर इनर ट्रांजिशन का एक डेफिनेशन और भी है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि वो एलिमेंट अपने नेचुरल, अपने नेटिव स्टेट एज वेल एज एनी ऑक्सीडेशन स्टेट में जो है उसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन ना आए। तो अगर Zn, अगर जिंक जो ऑक्सीडाइज होता है, थोड़ा आगे बताऊं, यहाँ पे फिलहाल आप नहीं समझेगा थोड़ा। जिंक जब ऑक्सीडाइज होगा तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, Zn+2 बनता है। Zn+2 बने और 3d के इलेक्ट्रॉन जाते पहले 4s के जाते हैं। ये आगे अभी जस्ट बताऊंगा आपको इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज में। तो 4s के दोनों चले जाएंगे तो पूरा फुलफिल रहेगा वो। ठीक है। तो जिंक जो है ये आपको नहीं समझेगा, जो मैं थोड़ा बताया अभी, ये थोड़ा अभी क्लियर नहीं होगा। अभी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पढ़ा दूंगा तब बताऊंगा। तो जिंक के नीचे वाली सीरीज में जो भी है, कौन कौन आएगा? कैडमियम, मरकरी, ये सब ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। ध्यान रहे, एक्सेप्शन है ये। क्यों? क्योंकि इसमें पेनल्टीमेट शेल खाली नहीं है। सर कौन कौन से? ये लिखा है ना, जिंक, कैडमियम, मरकरी, अरे एक ही ग्रुप के एलिमेंट है ये। तो रिप्रेजेंटेटिव हो गया एस एंड पी ब्लॉक, ट्रांजिशन हो गया डी ब्लॉक, और ऑब्वियस सी बात है इनर ट्रांजिशन, ट्रांजिशन के जो अंदर रहता है, ट्रांजिशन के अंदर मतलब डी ब्लॉक के अंदर कौन पाया जाता है? F block. ठीक है। तो एफ ब्लॉक का कोई भी एलिमेंट लेंगे, तो फॉर एग्जांपल ऐसे लिख दे रहा हूं मैं, इसमें अपन कैसे लिखते थे? तो 4s2, अरे सॉरी, एफ ब्लॉक 6 से स्टार्ट होता है, 6 पीरियड से पहली बार, 6s2 4f और 5d में पहले कौन लिखा था? So 5F. 4f और 5d में 5d टेबल 4F. देखिए। 4F sir. 4f 4F. पहले, 4F. हाँ। 4F. तो 4f मान लीजिए 2, 5d 1,
मान लीजिए 6p2 ऐसा है, जो आपने कंफ्यूरेशन लिखा था, मैंने किसी एलिमेंट का ऐसा मान लिया कंफ्यूरेशन, देख लीजिए 6p में कुछ भी ले सकता हूँ 1 से 6 के बीच में, d वाला ऑलवेज क्या रहेगा 1। परसों मतलब लास्ट क्लास में अपना देखिए मैंने जनरल कंफ्यूरेशन लिखा था, तो d में ऑलवेज क्या रहता है 1, क्योंकि f ब्लॉक पूरा पूरा कहाँ आता है 3d1 सीरीज में, Yes, sir. ठीक है, Yes, उसी के sir. अंदर पाया जाता है। तो d पे 1 रहेगा, p पे कुछ भी मान सकता हूँ 1 से लेकर 6 के बीच में, 4s में 1 से 14 के बीच में कुछ भी मान सकता हूँ। अब देखिए इसका अल्टीमेट शेल कौन सा है, नंबर बताइए। 6th, 6, पेनल्टीमेट शेल 5, 5th, एंटी पेनल्टीमेट 5 4, 4th. 4। तो मेरे बताइए कोई भी कंप्लीटली फिल्ड है क्या, नहीं No, सर, sir. No. नहीं। तो ऐसे में जहाँ पे अल्टीमेट, पेनल्टीमेट एज वेल एज एंटी पेनल्टीमेट भी इनकम्प्लीटली फिल्ड रहे, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। क्लियर है? हाँ सर। एक आपका इसका और भी डेफिनेशन है कि वो जो भी मेटल है ट्रांजिशन या रिप्रेजेंटेटिव या इनर ट्रांजिशन, वो किसी भी ऑक्सीडेशन स्टेट में उसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन न रहे, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसमें आप जैसे फंस सकते हैं कि सर एक और बार रिपीट कर दीजिए ना, क्या बोला। हाँ मैं बोल रहा हूँ कि इसमें जनरली लोग ऐसे फंसते हैं ट्रांजिशन में। फॉर एग्जांपल देखिए मान लीजिए सिल्वर, मैं आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ मैं। इसका डेफिनेशन क्या है कि वो एलिमेंट अपने नेटिव स्टेट में, जैसे जिंक नेटिव स्टेट है, आयरन अपने नेटिव स्टेट एज वेल एज अपने किसी भी ऑक्सीडेशन स्टेट में उसमें एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन न रहे, तो ही उसको ट्रांजिशन बोलेंगे। तो नेटिव स्टेट में भी खाली नहीं है, और जब Zn+2 बनता है ना, तो अभी आपको आइडिया नहीं है फिर भी मैं चलिए बता दे रहा हूँ मैं, Zn+2 बनेगा तो ये ऐसे बनता है, आर्गन 3d10 4s से पहले निकलेगा, क्योंकि 4 आउटर ऑर्बिट है ना, बाहर में तो वही है ना, तो +2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकला हुआ है, तो 4s से पहले निकलेगा। उसका मैं रीजन बताऊंगा, उसका रीजन है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, नेक्स्ट टॉपिक वही है। तो Zn+2 बनेगा तो क्या बन गया, आर्गन 3d10 जो तो सही है 18 10 28, Yes, ठीक है। sir. तो इसका मतलब क्या हुआ, अपने नेटिव स्टेट और अपने किसी भी ऑक्सीडाइज स्टेट में भी उसमें एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है। दैट्स व्हाई जिंक कभी भी ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहलाएगा। मतलब अपने किसी भी फॉर्म में जिंक जैसा कोई भी हो, फॉर एग्जांपल जिंक अपने किसी भी फॉर्म में उसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसको हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोलेंगे। दूसरा एग्जांपल ले रहा हूं मैं सिल्वर का। सिल्वर कंफिगरेशन होता है 5s1 4d10, इसका भी एक्सेप्शनल है कॉपर की तरह। तो यहाँ तो अनपेड दिख रहा है 5s1, एक उसमें इलेक्ट्रॉन, आप बोलेंगे सर ये ट्रांजिशन है, Yes, ठीक है। sir. बट Ag+ बना दूं तो Ag+ इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेगा, Ag+ 5th में orbit. 5th ऑर्बिट से, आउटर मोस्ट वही है भाई, क्यों। Ag+ में कंफिगरेशन क्या आएगा, अब बोलेंगे सर ये तो फुलफिल्ड है, तो ये भी ट्रांजिशन ही होना चाहिए। किसी भी स्टेट में अनपेड रहना चाहिए कम से कम थोड़ी, ये तो फुलफिल्ड है। 5th वाला पूरा खाली है, खाली 5th तो गया ही, तो 4th ही क्या हो गया, अल्टीमेट शेल। Yes, sir. तो अल्टीमेट तो फील्ड है, तो अल्टीमेट फील्ड है तो पेनल्टीमेट भी फील्ड होगा, तो ये क्या हो गया, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट हो गया। नहीं, सिल्वर में दूसरा केस आता है Ag+2। Ag+2 रेयर केस से बनता है, इसमें कंफिगरेशन 4d9 हो जाता है। 4d9 अनपेयर इलेक्ट्रॉन रहेगा ना, ऑड नंबर है तो Yes, sir. Yes, ठीक है। sir. तो सिल्वर अपने नेटिव स्टेट में और Ag+2 में अनपेयर्ड है, देखिए तो ट्रांजिशन कहलाएगा। जो किसी भी स्टेट में अनपेयर्ड ना दे वो ट्रांजिशन नहीं कहलाएगा। तो इतना टेंशन मत लीजिए, अभी थोड़ा हेवी लगेगा आपको भी ये सब
सुनने में शायद। फिलहाल के लिए याद रखिए जिंक कैडमियम मरकरी ट्रांजिशन नहीं है। और ये सभी कौन से डी ब्लॉक के लास्ट वाले ग्रुप है, डी ब्लॉक के लास्ट ग्रुप। डी ब्लॉक का लास्ट ग्रुप नंबर कौन सा है? अरे एस में 2, डी में 10, तो डी ब्लॉक का लास्ट ग्रुप कौन सा होगा? 10 12 10 कौन बोला? 12 होगा ना ग्रुप 12 12 12 राइट सर 12 एस ब्लॉक right, पहले sir. सर। तो ये सब तीनों कौन से ग्रुप के हैं? ग्रुप 12 के हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा डी ब्लॉक के ग्रुप 12 के एलिमेंट जो हैं वो ट्रांजिशन नहीं है। बट आपसे कोई पूछे क्या ये डी ब्लॉक के भी नहीं है क्या? बताइए। आपसे मैं सवाल पूछूंगी, आपको मैं एक देता हूं क्वेश्चन। ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ट्रू और फॉल्स? All transition elements are D block elements. false ट्रू सर True, sir. true sir True. दूसरा स्टेटमेंट, all D block elements are transition elements. फॉल्स False, सर sir. यही False, accept- sir. false अरे भाई ऐसे समझिए, ठीक है करेक्ट बताया है। जिंक डी ब्लॉक में आता है, हाँ सर बट जिंक ट्रांजिशन नहीं है। ठीक है, तो जितने भी ट्रांजिशन है वो डी ब्लॉक में आएंगे। मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि ट्रांजिशन एलिमेंट इज अ सबसेट ऑफ डी ब्लॉक। थोड़ा बहुत आपको आइडिया होगा ना, सेट सबसेट, सेट एंड रिलेशन मैथ में, Yes, sir. sir. है ना? थोड़ा बहुत आइडिया होगा। तो ट्रांजिशन एलिमेंट इज अ सबसेट ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। डी ब्लॉक एक लार्ज क्लासिफिकेशन है, उसके अंदर के कुछ मतलब कुछ एलिमेंट छोड़ के मैक्सिमम एलिमेंट क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है, क्लियर है? चलिए, तो ये हो गया भाई बोर का डेफिनेशन है, इसमें और कुछ नहीं है। हाँ बोलिए। Inner transition elements generally किस ब्लॉक में पाए जाएंगे? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट जनरली किस ब्लॉक में पाए जाएंगे? अरे एफ ब्लॉक भैया, देख लीजिए। बता दिया था, ओरली बताया था, लिखा नहीं था। ठीक है, तो एस पी डी एफ। इसमें किसी को डाउट कोई? क्लासिफिकेशन है, इसमें कोई ऐसा बहुत हैवी कंसेप्ट No, नहीं है। sir. ठीक है, सर इनर ट्रांजिशन एलिमेंट में कोई एक्सेप्शन है? मैं एक्सपेक्ट कर रहा जब कोई पूछे नहीं है। जहां तक मेरे को पता है, देखो पीरियोडिक टेबल बहुत ही वाइड सब्जेक्ट है, जहां तक मेरे को याद है नहीं इसमें जो 3 एक्सेप्शन वो है जिंक कैडमियम मरकरी। और इसमें भी है कौन सा? इनर्ट गैस। इसमें इनर्ट गैस, इसमें है जिंक कैडमियम। उसमें जितना पढ़ा उतना तो नहीं है, पता नहीं काश कोई निकल जाए, बट नहीं है मान के लिए। ठीक है, चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। सर ये समझ ही नहीं रहा मुझे, क्या समझ नहीं रहा बोला कुछ। कौन बोल रहा है? निवेदित। निवेदित। हाँ आपको आपने लास्ट क्लास से ज्वाइन किया था ना? हाँ यही तो प्रॉब्लम होता है। एक काम करते हैं अपन, आपने नोट्स लिए क्या किसी के? नहीं सर, नहीं लिए। सर मुझे बताया गया है कि सिर्फ 4 या 5 दिन पहले क्लासेस चालू हुए हैं। नहीं, ये वाला चैप्टर मेरा पीरियोडिक प्रॉपर्टी जो है ऑलमोस्ट 1 वीक हो रहा है, लास्ट वीक के स्टार्टिंग में चालू हुआ था आई गेस।
अच्छा नहीं, जब मैं एडमिशन के लिए गया तो सर तब बताया था कि सिर्फ एक हफ्ता हुआ क्लासेस चालू हो आपने कब लिया था एडमिशन? अभी मतलब 3 दिन पहले, 3 या 4 दिन पहले। नहीं, 8 जून से क्लासेस स्टार्ट है, तो नए बैच मैंने अराउंड 7 डेज या 8 डेज पढ़ाया था ये, क्या एटॉमिक स्ट्रक्चर ना, है ना? राइट सर। 16-17 तारीख के आसपास मैंने एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा है। ये चैप्टर जो है अराउंड 5-6 दिन से चल रहा है। तो आपका इसमें मेन छूट गया क्वांटम नंबर आ जाएगा तो फिर आपको इसका प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके सर, फिर आप बैकअप वीडियोस प्रोवाइड कर दीजिए ऐसा। हाँ, वीडियोस मैं कल ऑफिस गया था, एक्चुअली मेरा लैपटॉप प्रॉब्लम चल रहा है, वो कभी भी ऑन होता है कभी भी ऑफ हो जा रहा है, तो कल किस्मत से ऑन हो गया वो, तो मैंने सारे वीडियोस निकाली लैपटॉप से, तो मैं कल ऑफिस में दे दिया था। आज वो एक स्टाफ नहीं आया था जो करते अपलोड, तो अभी क्या होगी, जो लेक्चर छूट गया ना आप लोग के, मैं यूट्यूब पे हमारा चैनल है उस पर कर दूंगा अपलोड, उस पे ऑफिस के जो है स्टाफ है वो अपलोड कर देंगे, आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके सर। मतलब अभी जैसे कई लोग दूसरे डिस्ट्रिक्ट के हैं, नागपुर रहते तो उनको पेन ड्राइव में दे सकते थे, बट यूट्यूब वाला ऑप्शन अच्छा है, कहीं का भी हो कोई भी स्टूडेंट, वो अपलोड हो जाएगा वहाँ वीडियो, उसको डाउनलोड कर दीजिएगा, डाउनलोड करके आप उसको देख लीजिए, फिर मैं निकालता हूँ टाइम, कल 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 पहले आपको मिल जाए वीडियो, ठीक है? उसमें जिनका एटॉमिक स्ट्रक्चर का भी कोई लेक्चर छूटा है, E/M रेशियो, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, वो भी इसमें सारे वीडियोज हैं। सर चैनल का नाम क्या है? एलिमेंट्स एजुकेशन नागपुर सर्च करिएगा यूट्यूब पे। अभी तो फिलहाल 12th के लेक्चर है उस पे, आप लोग लेक्चर अभी नहीं डाले हुए हैं, कल आ जाएगा, ठीक है? आज स्टाफ नहीं आया वो जो काम करते ओके हैं, सर, तो मैं अभी जा इसलिए आज सकता हूँ नहीं डाला। सर? अभी आप एक काम करिए ना, आप फिलहाल नोट्स लिखिए, नहीं तो बाद में क्या होगा कि आपको नोट्स भी लिखना पड़ेगा बैठ के, है ना? और भी देखिए, ये वाला टॉपिक कैसा है कि अच्छा इसमें कंफ्यूरेशन वगैरह आ रहा है, आपको ये नहीं आ रहा होगा ना कि ये कैसे लिख रहा हूँ, हाँ ये सर, नहीं आ रहा होगा ना? हाँ, नहीं है। हाँ पता है मुझे, वही फंसता है इंसान, बाकी तो सब थोड़ा बहुत आता है समझ में। ठीक है, चलिए अभी आगे पढ़ते हैं कि आगे का जो टॉपिक है वो आपको आएगा, वो है मैग्नेटिक बिहेवियर, इन जनरल टॉपिक है, हेडिंग कीजिए मैग्नेटिक बिहेवियर। मैग्नेटिक बिहेवियर देखिए, इलेक्ट्रॉन खुद एक चार्ज पार्टिकल है ना? ये न्यूक्लियस मान लीजिए, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, खुद चार्ज है, यहाँ पॉजिटिव है नेगेटिव, और स्पीड भी है इसके पास, ठीक है? तो इलेक्ट्रॉन खुद चार्ज पार्टिकल है और एक दूसरे चार्ज के फील्ड में घूम रहा है, भाग रहा है किसी पर्टिकुलर स्पीड से। तो इस केस में क्या होता है, ये देखिए, ये बिल्कुल नया सब टॉपिक है, ठीक है? इसमें कंफ्यूरेशन वगैरह कुछ नहीं आएगा, ये सभी के लिए नया है। ये न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन है, ऐसे मॉडल होता है बेसिकली, न्यूक्लियस के किनारे किनारे आपका इलेक्ट्रॉन घूम रहा है किसी पर्टिकुलर स्पीड भी है। तो जब कोई चार्ज पार्टिकल दूसरे चार्ज के प्रेजेंस में पर्टिकुलर स्पीड से अगर भागता है तो वो मैग्नेटिक फील्ड करता है प्रोड्यूस। आपने पढ़ा होगा ना 10th में फॉर्मूला, वायर से करंट भागता है तो उसके अराउंड क्या होता है प्रोड्यूस, मैग्नेटिक Yes, फील्ड। sir. प्रोड्यूस, हाँ Yes, सर। sir. उसका आपने Yes, फोर्स का sir. फॉर्मूला भी निकाला होगा, फोर्स इज इक्वल टू BIL, हाँ पढ़ा था सर। क्या? पढ़ा है ना No, BIL? No, sir. Yes, sir. अरे कुछ लोग सर ICSE में था। ICSE में था ना? अच्छा, हाँ, लेकिन सर। मैंने भी CBSE से पढ़ा हुआ है, केंद्रीय विद्यालय से, बट मैंने पढ़ा था शायद, मैंने फिर नहीं NCERT में तो नहीं है, रेफरेंस बुक में पढ़ा होगा मैंने, हाँ हाँ sir. सर. ठीक है? NCERT में NCERT नहीं. में नहीं है, तो उससे फोर्स निकालते थे तो BIL लिखते थे, अगर आपको याद होगा तो, है ना? तो BIL
एक्चुअली वो वेक्टर होता है, प्रोडक्ट होता है। तो आपने वेक्टर, आपका वेक्टर स्टार्ट हो गया क्या फिजिक्स में? नो सर, अभी होने का है। होने वाला है। अभी क्या चल रहा है? डायमेंशन फॉर्मूला। यूनिट्स एंड डायमेंशन हो गया अभी। अच्छा, यूनिट्स एंड डायमेंशन, ठीक है, वो तो बेसिक वाला, ठीक है। तो वेक्टर से आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा, क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, क्यों नहीं? नो सर। नो सर। ठीक है, जाने दीजिए। तो एक फॉर्मूला होता है BIL, इसमें बी क्या होता था? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड। हाँ, बस यही मेरे को आपको याद दिलाना था, मैग्नेटिक फील्ड होता था। आई क्या होता था? तो करंट। करंट। एल क्या होता था? तो वायर का लेंथ। लेंथ ऑफ कंडक्टर। लेंथ ऑफ हाँ, तो ये किसी वायर से इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है। आखिर करंट मतलब होता क्या है? वायर में क्या भाग रहा है? कौन भाग रहा होता है? इलेक्ट्रॉन। करंट। इलेक्ट्रॉन्स। तो मतलब इलेक्ट्रॉन के चलने की वजह से क्या क्रिएट होता है? क्या होता है क्रिएट? मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे सीधे Yes, रास्ते पे sir. चल रहा है, यहाँ पे सीधे रास्ते पे चल रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है? वो ऑलरेडी गोल गोल घूम रहा है, देखिए, यस। यस सर। है ना? तो क्या क्रिएट हो जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड। और आपको उस दिन बताया था कि इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस सिस्टम कैसा, सोलर सिस्टम जैसा है। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से गोल गोल घूमता है और साथ ही साथ अपने एक्सिस से भी घूमता है। यस। यस सर। सही है, देख लीजिए, सोलर सिस्टम जैसे अर्थ और सन। यस। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस पे भी घूम रहा है, इसका, इसी के हम लोग क्या बोलते थे? स्पिन बोलते थे, स्पिन। यस स्पिन कौन सा नंबर पड़ा था इसके लिए? तो अगर वो अपने एक्सिस पे भी घूम रहा है तो ये, तो अब जो फोर्स निकालते हैं, गोल गोल घूमने हुए जो फोर्स निकालते हैं, वो निकालते हैं बेसिकली क्यू। ये वेक्टर प्रोडक्ट होता है बेसिकली, वेक्टर क्रॉस, इसको बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। आप जान लीजिए, फिलहाल इसको मल्टीप्लाई मान लीजिए आप। स्पीड इनटू बी, ये बी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। ये क्यू क्या है? चार्ज, जो भी चार्ज है। तो यहाँ पे किसका चार्ज है? इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, ये फोर्स है। देखिए, मैं आपको एक चीज और बता दूं, ये सब कोई काम का नहीं फिलहाल अभी, ये सिर्फ समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ। आपने, कुछ लोगों ने बिल्कुल, जैसे अभी निवेदित है, इसने फॉर्मूला नहीं देखा होगा, बट जो लोग पढ़ रहे हैं, ये मैंने फॉर्मूला कहाँ बताया हुआ है? एटॉमिक स्ट्रक्चर बताया है। यस सर। यस सर। ई बाई एम रेशियो निकालने के लिए याद करिए, फोर्स डी टू मैग्नेटिक फील्ड। यस ठीक है, यस सर। तो इसका मैग्नेटिक मूवमेंट होगा इलेक्ट्रॉन का। इसका मैग्नेटिक मूवमेंट किस साइड होगा? अगर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज होगा तो कहाँ होगा? ऊपर। उस मैग्नेटिक मूवमेंट कहाँ होगा? ऊपर होगा, मतलब फोर्स Yes, किधर sir. लगाएगा? ऊपर। और क्लॉकवाइज घूमेगा तो नीचे। 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 Clear है? यस सर। इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन अगर ऐसे घूम रहा है, ये कैसे माना मैंने? एंटी क्लॉकवाइज। इसका फोर्स कहाँ लगा होगा? ऊपर। अब मान लो इसके बाजू में एक और इलेक्ट्रॉन है जो क्लॉकवाइज घूम रहा है, जो क्लॉकवाइज घूम रहा है, इसका फोर्स कहाँ लगेगा? नीचे। नीचे। और अपने को पता है कि इलेक्ट्रॉन हमेशा कैसा रहना चाहता है? जोड़े में रहना चाहता है, पेयर्स में। यस सर। यस सर। इलेक्ट्रॉन हमेशा जोड़े में रहना चाहता है, बट जरूरी नहीं कि पेयर्स बने ही बने, ऑड नंबर रहे तो पेयर्स नहीं बन पाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इलेक्ट्रॉन पेयर में है, अगर इलेक्ट्रॉन पेयर में है, उसका नेट मैग्नेटिक फील्ड का जो फोर्स होगा क्या होगा? 0 होगा। यस सर। देख लीजिए। यस सर। सर नहीं समझ। हाँ, एक इलेक्ट्रॉन हमेशा क्लॉकवाइज घूमता है और एक एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। हाँ सर। ये जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के किनारे भाग रहा है ना, मान लीजिए दो अर्थ है, एक अर्थ क्लॉकवाइज घूम घूम के जा रहा है, गोल 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 घूम रहा है, और एक एंटी क्लॉकवाइज खुद घूम रहा है अपने एक्सिस से, जो अर्थ का स्पिन है। अरे भाई, सोलर सिस्टम तो समझ में आता है ना? यस सर। तो अर्थ का स्पिन होता है, तो अर्थ का स्पिन मान लो क्लॉकवाइज है ना? तो क्लॉकवाइज है, तो अब क्योंकि यहाँ पे चार्ज है, तो क्या लगाएगा? फोर्स लगाएगा। तो ये जो फोर्स लगाता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक। अब मेरे को मान लीजिए कंपेयर करना है कि किस चार्ज की वजह से फोर्स ज्यादा, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए एक टर्म है, उसको बोलते हैं मैग्नेटिक मूवमेंट। ठीक है, मूवमेंट नहीं, मूवमेंट। ठीक है, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक मूवमेंट। तो एक काम करिए, पहले
लिखिए इसमें पहले तो थोड़ा सा लिख लीजिए थ्योरी, कुछ लोगों को शायद अभी नहीं समझा, मैं फिर से बताता हूँ, शायद मैं डायरेक्ट चला गया। लिखिए तो मैग्नेटिक बिहेवियर में लिखिए नीचे से, अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, according to the presence of unpaired electron, Presence of. unpaired electron, Okay. unpaired electron, अन क्या? paired, paired, PAIR, unpaired, unpaired, according to the presence of unpaired electron, there are two types of species. There are two types of species. पहला है देखिए, मैं हर साल जब इसको टीच करते थे तो मैं ये सब नहीं पढ़ाता था, है ना। इस साल मैं थोड़ा ट्राई करूँ आप लोग थोड़ा बताने की, थोड़ा डेप्थ में अलग तरीके से। हर साल सिंपल सिंपल ऐसे ही लिखा के इसका डेफिनेशन, और इससे भी समझ में आ जाता है, ऐसा नहीं है। चलिए काम करते हैं, इस बार डेफिनेशन दिखा के फिर इस पर आता हूँ वापस, ठीक है। Yes, sir. पहला है डायमैग्नेटिक। ये क्या होता है भाई, लिखिए, if the number of unpaired electron is 0, or absent, is 0 or absent, comma, then it is called diamagnetic. Then it is called diamagnetic. For example, magnesium, calcium, inert gas, ग्रुप 2 वाले सारे हो जाएंगे, ग्रुप 18 वाले भी सारे हो जाएंगे। सर वो क्या लिख अब वो क्या किधर आजू बाजू बताइए। नहीं वो क्लियर नहीं था तो अब हो गया। मैग्नीशियम हो गया क्लियर। हाँ हाँ, मैग्नीशियम, कैल्शियम, इनर्ट गैस, ठीक है। तो इनर्ट गैस बेसिकली ग्रुप 18 हो गया, और Mg कैल्शियम के ग्रुप 2, ठीक है, देख लीजिए। चलिए तो हाँ, तो कैसे चेक करेंगे भाई, तो देखिए निवेदित सुन रहे हैं, हेलो निवेदित नहीं है क्या, है तो कहीं घूमने चला गया क्या शाम हो गई गार्डन वार्डन में। अरे कहाँ चला गया यार, चलो कहीं गया होगा टहलने, मैं उसके लिए थोड़ा कुछ यहाँ हेल्प करता अभी। लेकिन देखो भाई, मैग्नीशियम का कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 सही लिखा है, 2 4 6 10 12 इलेक्ट्रॉन। Yes, sir. Yes, sir. बताइए कहीं पे भी कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन है क्या?
No, sir. No, No, sir. sir. कहीं कहीं कोई अनपेयर्ड नहीं है। इस टाइप के सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलेंगे? डायमैग्नेटिक। ठीक है, देख लीजिए कैल्शियम भी वैसे हो जाएगा, 4s2 आएगा। इनर्ट गैस फुल पूरा पूरा क्या होता है? पेयर्ड होता है, उसमें फुलफिल्ड होता है इनर्ट गैस। ठीक है, तो इसमें जो है मैग्नेटिक बिहेवियर जो होता है इनका वो ना के बराबर होता है। ऐसे सब्सटेंस का मैग्नेटिक बिहेवियर ना के बराबर, मतलब वो मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं करते। क्यों? बताइए। सर क्योंकि उनके इलेक्ट्रॉन्स मैग्नेटिक फील्ड में रिएक्ट नहीं। रिएक्ट, इलेक्ट्रॉन दोनों रिएक्ट कर जाएंगे। अगर जी, सारे react- इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, तो सर सारे सबके हाँ चार्जेस ऑपोजिट है हाँ, एक दूसरे से, चार्जेस नहीं, स्पिन। मतलब उन पे जो ये है स्पिन वो ऑपोजिट है। स्पिन क्या है? अपोजिट है। स्पिन अगर अपोजिट है तो सबका नेट फोर्स क्या होता जाएगा? जीरो। जीरो सर। Yes, sir. 0. तो ऐसे सब्सटेंसेस जो है नेचर में मैग्नेटिक बिहेव नहीं करते। देखो लोहा जो एक मैग्नेट की तरफ बिहेव करता है, मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होता है आयरन, उसका रीजन यहाँ पे उसके इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन है। ठीक है, उसमें कितने पेयर्ड और अनपेयर्ड है इससे होता है डिसाइड कि वो मैग्नेट की तरफ बिहेव करेगा कि नहीं। सर कैसे समझे पेयर्ड है कि अनपेयर्ड? इवन नंबर। इवन नंबर, यस, इवन नंबर। कौन सर वैसे टोटल कौन? पूछ कौन रहा है? वैसे निवेदित पूछ रहा है क्या? किसने पूछा था कि कैसे हम लोग समझेंगे कि पेयर्ड है कि अनपेयर्ड है? सर पार्थो। पार्थो, ठीक है। देखिए इसका वो बॉक्स बना लीजिए ना, बॉक्स वाला याद है आपको? ऐसे हाँ सर। दो भरिए, एक ऊपर एक नीचे, फिर दो भरेंगे, एक ऊपर एक नीचे। सुनना गया अभी? देखिए यस सर आ गया। आ गया ना, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। Yes. एक भी अंतर है क्या? मतलब ऑड नंबर है क्या? सभी जोड़े में है ना? देखिए नो सर समझ गया सर। समझ गया ना? ठीक है, देख ली क्लियर है। इस वाले का अगर क्लॉकवाइज मान लिया तो एंटी क्लॉकवाइज कैंसिल कर रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट लिखिए। सेकंड है पैरामैग्नेटिक। एक मिनट। पैरामैग्नेटिक इसको ड्रॉ कर लीजिए, अगर आपको लगता है भूल जाएंगे बाद में तो ड्रॉ कर लीजिए। तो ये देखिए मैं थोड़ा सा पैटर्न मतलब की ऑर्डर गलत हो गया मेरा शायद टीचिंग का, इसलिए शायद आपको जरा नहीं समझ रहा था। ये समझाने का रीजन क्या था मेरा कि ये क्यों नहीं मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है, उसका कारण क्या ये? ठीक है, Yes. उसमें सारे कैंसिल हो Yes, जा sir. रहे हैं। चलिए तो पैरामैग्नेटिक क्या होता है भाई? लिखिए, क्लियर है अभी? इसमें एक भी अनपेयर्ड ना हो उसको डायमैग्नेटिक, इसमें एक भी अनपेयर्ड आ जाए उसको पैरामैग्नेटिक। ठीक है, तो लिख लीजिए if the species having सर स्पीशीज। unpaired electron, then it is called paramagnetic.
सर 1 मिनट रिपीट करना। If the species having unpaired electron, then it is called paramagnetic. Full stop. The magnetic moment of paramagnetic species depends on the magnetic moment of paramagnetic species depends on the number of unpaired electrons. Depends on the number of unpaired electron. देखिए, तो ऐसा हो सकता है कि कोई ऐसा सब्सटेंस है इसमें, कोई ऐसा एलिमेंट जिसमें एक अनपेयर्ड हो, कोई ऐसा जिसमें 3 अनपेयर्ड हो सकता है, ऐसा अलग अलग अनपेयर्ड। Yes, तो अपन sir. कैसे बता सकते हैं? तो अपन बोल सकते हैं कि जिसमें ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसमें नेट मैग्नेटिक मोमेंट भी ज्यादा होगा। Yes. सही है, Yes, नेट sir. फोर्स भी ज्यादा होगा। बट कोई बोल दे नहीं मुझे बताओ, तो ये तो हो गया क्वालिटेटिव कि ज्यादा अनपेयर तो फोर्स ज्यादा लगाएगा, कम अनपेयर तो फोर्स कम। कोई बोले नहीं भाई मेरे को बताओ कि कितना एग्जैक्ट ज्यादा फोर्स है, मतलब क्वांटिटेटिव बताओ, क्वांटिटी के टर्म्स में। तो क्वांटिटी कंपेयर करने के लिए एक टर्म डिफाइन किया गया, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको? मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, सही है। ये कैसा हो गया कि दो लोग दौड़ रहे हैं भाई, एक का बाल बहुत तेजी से उड़ रहा है, एक का बाल बहुत धीरे धीरे उड़ रहा है हवा में। तो अपन बाल उड़ने की स्पीड से देख लेंगे कि हाँ भाई जिसका बाल तेज उड़ रहा है वो ज्यादा तेज दौड़ रहा है। ठीक है, ये अपन ने देख के बता दिया। तो दिस इज व्हाट क्वालिटेटिव। अब कोई नहीं बताओ कि जिसका बाल ज्यादा तेज उड़ रहा है दौड़ने में वो कितना तेज भाग रहा है, एग्जैक्ट बताओ, वैल्यू बताओ मुझे। तो उसके लिए आपको कुछ तो करना पड़ेगा ना, डिफाइन स्पीड, वेलोसिटी, उसका मोमेंटम, कुछ तो डिफाइन करना पड़ेगा ना आपको। Yes, sir. Yes, sir. तो वैसे ही है कि पैरामैग्नेटिक में कोई ज्यादा पैरामैग्नेटिक है, कुछ कम पैरामैग्नेटिक है। तो कौन कितना से ज्यादा है वैल्यू, उसको फाइंड करने के लिए एक प्रॉपर्टी की गई डिफाइन, क्या है? मैग्नेटिक मोमेंट, जिसका सिंबल है म्यू। अब एक म्यू होता है, एक न्यू होता है, इसको म्यू बोलते हैं, म्यू, ये MU, म्यू। और इसका फॉर्मूला आता है √NN+2 बोर मैग्नेट्रॉन, इसका यूनिट है, इसको शॉर्ट में BM भी बोलते हैं, BM। N क्या है फिर इसमें? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। आपको कुछ तो फॉर्मूला देना पड़ेगा, उन्होंने जो है फॉर्मूला बनाया है ये कंपेयर करने के लिए कि अगर दो स्पीशीज पैरामैग्नेटिक है तो आपस में वो कितने टाइम्स एक दूसरे से ज्यादा वैल्यू है उनकी, मतलब कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग पैरामैग्नेटिक है ना। सर जो एलिमेंट में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे उसमें और क्या ज्यादा होगा? उसमें और क्या ज्यादा होगा? उसमें बहुत सारी चीजें, अनपेयर्ड है तो फिर आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होगी उसकी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी से, बहुत सारी चीजें हैं, इसी चैप्टर में पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, 1 बाय 1 चलते हैं कि अनपेयर्ड है तो पैरामैग्नेटिक ज्यादा होगा। आप देखिए एग्जांपल देखिए, एग्जांपल अपन निकालते हैं, कार्बन बताइए, सबसे इजी लेता कार्बन। सबसे पहला सवाल उठता है कि कार्बन पैरामैग्नेटिक है कि डायमैग्नेटिक है?
तो वो करने के लिए आपको कॉन्फ़िगरेशन लिखिए उसका ऐसा। सर पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक पैरा पैरामैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक हाँ कॉन्फ़िगरेशन का 1s2 2s2 2p2। यस सर तो जैसा लास्ट में बताया था, आप बोले सर सभी तो जोड़े में है, सब तो जोड़े में है, ये तो क्या होगा डायमैग्नेटिक। इससे लेकिन आप नहीं बता सकते भाई, आपको पता है कि जब इसको आप बॉक्स में भरेंगे 1s2 2s2 और होम्स रूल के अकॉर्डिंग ये बॉक्स में कैसे भरेगा, सिंगल सिंगल। याद है ना, सभी ने पढ़ा हुआ है, एक हाँ को छोड़ सर। के बस निवेदित को। यस सर यस सर तो सभी पेड़ है क्या इसमें, नहीं, नो ठीक सर है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि पैरामैग्नेटिक की डायमैग्नेटिक, तो आंसर क्या हो गया, पैरामैग्नेटिक अब ये पैरामैग्नेटिक है तो कितना स्ट्रांगली है, तो क्या निकालना पड़ेगा, बताइए n का वैल्यू क्या होगा, 2 2, क्या आ जाएगा 2 इंटू 4, सही लिखा है देख लीजिए, सही है, yes sir देख लीजिए समझ में आ गया। तो भाई अनपेयर्ड है तो इसके मैग्नेटिक मोमेंट कैंसिल होंगे ही नहीं, दोनों एंटी क्लॉकवाइज मान लीजिए, दोनों ऊपर तरफ जाएंगे तो वो एड अप हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा। सर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसलिए वहाँ पे 2 लिखा है। हाँ हाँ, ये जो 2 लिखा है ना, मतलब n का वैल्यू 2 हो गया ना, 2 इंटू 2 प्लस 2 4, 2 इंटू 4 रूट 8 2 रूट 2 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया, एग्जांपल बता दिया आपको, ठीक है। तो ये सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन देख के मत कंक्लूड करिए कि अच्छा यहाँ से जोड़ा जोड़ा में है तो ये तो हो गया डायमंड, नहीं भाई, कैसे भरा जाएगा उस पर करता है डिपेंड, ठीक है। तो क्वेश्चन लिखिए, अब इसमें देखिए छोटे छोटे नंबर ही आएंगे, अनपेयर्ड बहुत ज्यादा तो रहता ही नहीं है, 4 5 यही सब रहता है अनपेयर्ड, इतना तो अपने को सॉल्व करना ही आता ही है, स्क्वायर रूट है ना, ठीक है। तो लिखिए क्वेश्चन लिखिए, which of the following ions which of the following ions have mu value 4.85, have mu value 4.85, ऑप्शन ए कोबाल्ट +3, ऑप्शन बी आयरन 2+, ऑप्शन सी मैग्नीज 3+, ऑप्शन डी O2-। मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट है, आपको बताना इनमें से किस किस की म्यू वैल्यू 4.85 होगी। अच्छा एक चीज बता दूं मैं, +3 मतलब क्या हुआ, 3 इलेक्ट्रॉन लूज किए हुए हैं। तीन इलेक्ट्रॉन लूज हुए होंगे, तो इसमें 3 इलेक्ट्रॉन 4s से जाएगा कि 3d से जाएगा, 4s 4 है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा, बहुत लोग गलती करते हैं, 11th करके पास 12th में आ जाते हैं, जेई मेन के एग्जाम देने वाले रहते हैं तब भी यही गलती करते हैं, 3d से निकाल देते हैं। अरे भाई 3d लिखते बाद में है, बट है तो वो अंदर का ऑर्बिट ना, है ना, 4s से ही निकलेगा करीब, इसको प्रूफ करूंगा अभी मैं। क्वेश्चन लिख लीजिए,
एटॉमिक नंबर ढूंढ रहे लग रहा कोई। पेजेस पलटने की आवाज आ रही है। वेरी गुड। बोला था भाई एटॉमिक नंबर 40 तक तो याद होना ही चाहिए, तो ऐसे ही परेशान होते रहेंगे।
किसी का? निवेदित है कि निवेदित? Sir, A and B. हो गया? Yes, sir. हाँ सर, ए एंड बी। हाँ किसी सर। का आया? शायद भाई एक दो कुछ बताइए आंसर, जो भी आंसर आ रहा है आपका। Sir, 4.85 नहीं आता, 4.8 सर ए वैसा आ रहा है, बी का थोड़ा डाउट है, क्लोज है वैल्यू बहुत। आवाज आ रही है ना मेरी? yes, sir, Avari. हाँ Yes, सर। sir. फोन Yes, से sir. डिस्कनेक्ट हो गया है, एक मिनट। हाँ बताइए क्या आंसर आ रहा है? Sir, B ए and और C. बी। कुछ लोग ए और बी बोल रहे हैं और बी एंड डी, B and C. बी एंड सी। अच्छा ए निवेदित, निवेदित तुम हो क्या अभी लाइन पे? नहीं है, लग रहा है सर सही उसका नहीं। नाम दिखा रहा है। हाँ पता है मुझे, तभी तो पूछ रहा हूँ मैं। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे कोबाल्ट। देखिए भाई आप एक काम करिए, डी ब्लॉक के कोई भी एलिमेंट आता है तो आर्गन तक 18 मान लीजिए भर गया, ठीक है, उसके बाद से भरना शुरू करिए। तो कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 27, आयरन 26, मैंगनीज 25। ये जो इजी है, टेंशन नहीं है। तो 27 तो जनरली रहता क्या, मैं सिर्फ लास्ट क्लास का लिख रहा हूँ, ठीक है, आर्गन नहीं लिखता मैं बार बार, उसको भी गायब कर दिया। 4:3D7 देखो तो सही है, Yes. है? Yes, sir. 3 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, सबसे पहले कहां से निकालूंगा?
4s. 4s. 2 गए, एक और निकालना है, अब तो कोई ऑप्शन नहीं है, ये क्या हाँ। हो जाएगा? 3d6 कैसा बनेगा? थ्री डी सिक्स कैसा बनेगा? देखो तो 1 2 3 4 5 एंड Yes. कितने अनपेड है? 4. तो म्यू का फॉर्मूला 4 इंटू 4 प्लस 2 क्या हो जाएगा? 6. क्या हो जाएगा? रूट 24 क्या आता है? 25 से एकदम छोटा है। 489 आता है। हाँ, वो अप्रोक्सीमेटली अपने को आंसर करना था। सर अभी आप लोग इसमें फंस गए होंगे। अप्रोक्सीमेटली अपने को आंसर करना था। किसी को डाउट हाँ, सर, अलग अलग वही। प्रोसेस में? नहीं सर. का भी वही नहीं, हाँ बोलिए बोलिए। एफी का भी वही आता ना, किसका? एफी का. हाँ, वो भी वही आएगा. हाँ सब पूरा एफी सेम. का भी वही आएगा। एग्जैक्टली एफी का भी वही आएगा। MN वही तो का मैंने बोला भी था, वही है। मोर देन वन सर- ऑप्शन करेक्ट है। MN का भी वही है. एमएन का भी वही आएगा। अच्छा। एफी का जनरल हाँ, वही है। कॉन्फ़िगरेशन नॉर्मल बेसिक वाला 4s2 3d6 दो ले जाने, यहाँ से 2 भगाने 0 3d6 सेम हो गया। तो फिर से नहीं बना रहा Yes, मैं, sir. ठीक है। तो इसका भी म्यू क्या आएगा? 4.85। क्लियर है? मैग्नीज बेसिक कॉन्फ़िगरेशन 4s2 3d5 भगा दो 3, 2 यहाँ से भगाया, 1 यहाँ से भगाया, क्या हो गया? 4। अब इसमें 4 का बॉक्स बनाऊंगा, डब्बा बनाऊंगा, 1 डब्बा 2 डब्बा, ऐसे कितने 1 2 3 4 कितने अनपेड आए? 4. 4. फिर से म्यू क्या हो जाएगा? 4.8. देखो तो D6 है तो भी 4.85, D4 है तो भी। तो अपने को कॉन्फ़िगरेशन से मतलब नहीं, किससे मतलब है? अनपेड कितने? हाँ सर. O-2 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। -2 मतलब क्या? 2 उसने गेन किए हैं। 8 में 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए तो फिर कितने हो जाएंगे? 10। Yes, sir. 10 का ये होगा 2 Yes, 4 Yes, sir. Yes, sir. एक भी अनपेड होगा क्या इसमें? no. 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 म्यू Yes, sir. 0, एन की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0, म्यू क्या हो जाएगा? 0। देख लीजिए, कोई डाउट है तो। नहीं सर. ठीक है, अब देखिए, अब इस चीज को देखते हुए एक हम लोग बार बार ऐसे सॉल्व ना कर पड़े, एक ऑब्जर्वेशन बेसिस पे फॉर्मूला बनाया है। मान के लिए मैंने बनाया क्योंकि किसी बुक में नहीं दिया होगा आपको। म्यू जो है अप्रोक्सीमेटली नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन प्लस अप्रोक्सीमेटली 0.85 आता है। करके देख लीजिए, हर बार नहीं। म्यू का वैल्यू 5 रखिए, तो 5 इंटू 7 7 5 जा 35, 35. तो 36 से थोड़ा कम है, तो 5.85 5.9। हाँ तो सर. ये जैसे जैसे वैल्यू एन की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे वो बिल्कुल परफेक्ट स्क्वायर के पास जाता जाएगा। क्लियर है? इतना मैथमेटिक्स समझ में आता है। 1 की वैल्यू अगर म्यू नंबर ऑफ अनपेड 1 रहेगा तो 1 इंटू 3 क्या आएगा? 1.73 आता है। देखो तो हाँ सर. सही है। और जब 4 अनपेड है तो अप्रोक्सीमेटली क्या आता है? मान लो 4.9। इसका मतलब जैसे जैसे अनपेड नंबर बढ़ रहा है तो वैसे वैसे काफी क्लोज जा रहा है नंबर के, अपने नियरेस्ट परफेक्ट नंबर के। देखो तो ये 2 से ज्यादा दूर है, ये 5 से और पास है। देखो तो समझ में आ रहा है? यस सर, एक और बार थोड़ा समझा दीजिए. नहीं समझा? देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, बहुत बहुत इजी मतलब बात बता रहा हूँ, आप समझिए कि म्यू का वैल्यू कैलकुलेट किया जब नंबर ऑफ अनपेड 1 था, ठीक है।
करके बताता हूँ मैं आपको, थोड़ा सा टाइम लगेगा। μ1 मतलब एक अनपेयर्ड, μ2 दो अनपेयर्ड, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, वैल्यू क्या आएगा, √8। Yes, sir. तीन अनपेयर्ड है तो Root 15. √15। चार रहे तो Root 24. पांच रहे तो Root 35. Root 35. कौन बोला 55? देखो ऐसा है, ठीक है। तो अब इनकी वैल्यूज कैलकुलेट करो आप। तो जब वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो आप देखोगे वो अपने परफेक्ट नंबर से एक ही कम है, 9 से एक, 16 से 15, एक कम है, देखो तो। बट इनका जब तुम स्क्वायर रूट निकालोगे, स्क्वायर रूट जब निकालोगे तो ये और ज्यादा अपने परफेक्ट नंबर के क्लोज जाता जा रहा है। करके देख लो, समझ आ रहा है कि नहीं। ये देखो परफेक्ट नंबर क्या था, 2, तो 2 से ज्यादा दूर है, 1.73 काफी कम है। और तुमने भी इसका निकाला था, इसका तुम बता रहे थे क्या, 4.9 बता रहे थे ना तुम लोग। 4.89. चलो 9 मान लेते हैं। तो देखो ये 1.73 2 से इतना दूर है, 2 से अराउंड 27 दूर है, और ये 2 से सिर्फ 0.1 दूर है, सॉरी 5 से सिर्फ 0.1 दूर है। देखो तो मतलब ये 1 को मतलब इतनी दूरी में अगर ये मतलब वैल्यू चेंज होगा तो इसको अप्रोक्सीमेटली ऑन एन एवरेज 0.85 लिख दिया है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड प्लस 0.85। बट क्या हर केस में 0.85 आ रहा है क्या? No. No, sir. अलग अलग है। बट इतना तो तय है ना कि जो डेसिमल से पहले वाला नंबर है वही क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। Yes. Yes, sir. देखो इसका मतलब क्या हुआ, मेरे को डेसिमल के बाद जो नंबर उससे कोई मेरे को कोई मतलब ही नहीं, वैल्यू देख के ही बता दूंगा कितने अनपेयर्ड थे उसमें। डेसिमल के पहला नंबर क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। Yes, sir. इसका कुछ समझ में आ गया, इसका कुछ मान लो 3.87 आएगा, इसका मान लो 2.83, जो भी आएगा। तो कुछ भी वैल्यू हो डेसिमल के बाद, डेसिमल के पहले वाले नंबर में ऐसा बता दूं कितने अनपेयर्ड है। एक अनपेयर्ड तो 1, 2 तो यहाँ 2, 3 तो 3, 4 तो 4। मैंने क्या किया, तो म्यू जो होगा वो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्लस सम कांस्टेंट वैल्यू ऑन एन एवरेज मान लिया 0.85। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. सर इस ऐसी वैल्यूज में जो रेंज ऑफ एरर रहता है वो कितना एक्सेप्टेबल है, मतलब कितनी रेंज एक्सेप्टेबल होती है? एक्चुअली 5% ऑफ द टोटल वैल्यू। ओके सर। 5%, हाँ 5 नहीं, ठीक है। हाँ सर। तो मतलब ये अगर 4.9 है तो इसका 5% बहुत कम होगा, 0.2, 0.02 एक्चुअली, हाँ है ना, सर। 0.021। तो एक्चुअली 5% तक प्लस माइनस एरर कंसीडर किया जाता है। केमिस्ट्री में भी एक चैप्टर आएगा आईने के इक्विलिब्रियम जारी में, अभी नहीं, लास्ट में जारी क्लास में नेक्स्ट ईयर आएगा, उसमें बेसिकली एरर कंसीडर किए बिना कर ही नहीं सकते हम लोग वो चैप्टर। उसमें आता है कि 6% पे एरर नहीं, उसमें मैं प्रूफ करके दूंगा कि 6% ले लेंगे तो अगर 6% एरर अगर आपने कंसीडर कर लिया तो आंसर गलत आ जाता है, 5% का आंसर सही आता है। क्यों होता है ये भी प्रूफ करूंगा मैथमेटिकली। ओके सर। ठीक है, देख लीजिए। तो मैग्नेटिक मोमेंट का तो ये शॉर्टकट एक फॉर्मूला है, ठीक है। अब आप बोलेंगे अगर कोई डायमैग्नेटिक है तो डायमैग्नेटिक में नंबर ऑफ अनपेयर्ड क्या होता है, 0। Yes, sir. Yes, sir. तो क्या डाई मैग्नेटिक में म्यू 0.85 आएगा क्या? No. नहीं सर, उसमें तो 0 आता है। हाँ सर। Yes. 0 आएगा। फिर ये फॉर्मूला कैसे काम कर रहा है? फंस गए? सर ये पैरामैग्नेटिक के लिए काम कर रहा है। एग्जैक्टली, गुड। किसने बोला, कौन बोला? कल्पेश। कल्पेश, गुड। ये फॉर्मूला ही हम लोगों ने पैरामैग्नेटिक के लिए बनाया है, डायमैग्नेटिक के लिए फॉर्मूला है ही नहीं। क्लियर है? हाँ सर, मतलब ये तो उस फॉर्मूला से ही समझता है ना सर, जब आपने उधर हाँ। लिखा है कि प्लस अप्रोक्सीमेट 8.5 0.85, हाँ, तो ये डायमैग्नेटिक के लिए नहीं है, ये समझ में ही आता है क्योंकि वो ऑलरेडी 0 डिफाइंड वैल्यू है। हाँ, अनपेयर्ड यहाँ लिखा हुआ है, अनपेयर्ड। हाँ सर। ठीक है, तो अगर अनपेयर्ड है ही नहीं तो ये फॉर्मूला वैलिड ही नहीं है। क्लियर है? ठीक है। तो भाई जहां पे पैरामैग्नेटिज्म है
वही हम लोग कंपेयर करेंगे कि किसमें ज्यादा किसमें कम है। जो जहाँ पे पैरामेडिक है ही नहीं, कंपेयर क्या करेंगे। क्लियर है? ठीक है। अब 12th में आएंगे, जब चैप्टर आएगा सॉलिड स्टेट, तो वहां पे जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है, इसके 5 टाइप्स आएंगे। फिर 2 यही रहेंगे, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, और भी आ जाएंगे फेरो, फेरी, एंटी फेरो। ठीक है। तो और ज्यादा उसमें डेप्थ में है, डोमेन वगैरह कैसे अरेंज रहते हैं, तो 12th में है। फिलहाल ये सिंपल केस है, पेयर्ड है तो डायमैग्नेटिक, नहीं है तो पैरामैग्नेटिक। क्लियर है सभी को? देख लीजिए भाई, कोई डाउट है तो Yes, sir. Yes, sir. Clear है. क्लियर है? ठीक। तो इसमें जो है आपको मोस्ट प्रोबेबली जो है आज शायद असाइन हो गया, मैडम का मैसेज आया था मेरे को, एक बार चेक कर लीजिएगा आप लोग ना अपना पोर्टल। ठीक है, पोर्टल चेक कर लीजिएगा, शायद असाइन हो गया है। आज नहीं हुआ होगा तो हो जाएगा आज या कल में। तो थोड़ा सॉल्विंग स्टार्ट करिए, देखिए कुछ जमे तो जो भी क्वेश्चन आया है, जो भी आप क्वेश्चन आता है वो सॉल्व करते रहिए धीरे धीरे। ठीक है, क्योंकि क्या होगा जब कंप्लीट होगा तो, हाँ सॉरी सर डीपीपी आया है। पता नहीं, अब मेरे को नहीं पता, मैंने उनको दोनों बोल दिया था असाइन करने को, उन्होंने क्या किया मुझे पता नहीं। मैं फोन कर रहा था एक्चुअली उनको बीच में, ये आप लोग का लेक्चर ऑफ किया था ना मैं वीडियो, तो मैडम को ही फोन कर रहा था, उनका नेटवर्क मतलब कॉल ही नहीं गया, तो मुझे पता नहीं एक्चुअली, मैं वही जानने के लिए फोन कर रहा था कि उन्होंने पहले क्या असाइन किया है। जो भी है, जो भी असाइन हुआ हो, आप एक काम करो, उसमें आपको जो जम रहा है, जो अब तक पढ़ा दिएगा उसको देखते रहिए, ज्यादा नहीं आएगा क्वेश्चन। Okay, जो भी sir. 2 4 6 क्वेश्चन बने सॉल्व करके। सर यही Yes, लेसन sir. है ना? हाँ क्या बोल रहा है? यही लेसन है ना? हाँ हाँ यही भाई अलग क्यों कराऊं मैं टाइम, पढ़ाओ कुछ और सॉल्व कुछ और कराओ, यही रहेगा। पहले से जो पढ़ रहे हैं उनको एटॉमिक स्ट्रक्चर भी असाइन हुआ है। आप लोगों का कहाँ तक पहुंचा भाई सॉल्विंग, कल्पेश वाली बैच, ए बैच, एटॉमिक स्ट्रक्चर के सॉल्विंग की वो क्वेश्चन बैंक? सर वर्कबुक 1 पूरा हो गया और क्वेश्चन बैंक 30 क्वेश्चंस हो गए। जब क्वेश्चन थे कितने, 67 65 96 97 कुछ है. 96 है? Yes, sir. बहुत सारे हैं. बहुत सारे, लेकिन इजी होंगे, क्वेश्चन बैंक इजी होगा। Yes, sir. Yes. Okay. Yes, sir. वर्कबुक के कंपैरिजन में क्वेश्चन बैंक Numericals बहुत भी इजी है, है डायरेक्ट। सर. हाँ क्या सर, बोल रहा है? न्यूमेरिकल्स भी है सर, न्यूमेरिकल्स भी है उसमें थोड़े बहुत. न्यूमेरिकल तो रहेंगे ना भाई, सर तब तो वो तुम टाइम 11वीं क्लास लगता है में ना. पढ़ेगा। नहीं सर, वो टाइम ठीक बहुत है, कम भी है उसमें. अच्छा अच्छा। हाँ तो सेम प्रॉब्लम सब फेस कर रहे हैं सर। अगर हमें क्वेश्चन के बारे में सोच के उसको अच्छे से सॉल्व करना है तो वो टाइम चला जाता है सर, उसका कुछ कर दीजिए। हाँ सर वो तो तो 2-3 मुझे दिन बताना में चाहिए था ना, आज पूछ रहा हूँ तब बता रहे हो। चलो. ठीक है, मैं टाइम ऐसे जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव से, एडमिन से, या जो भी प्रॉब्लम, तुम आकाश सर को फोन कर दिया करो एक बार कि सर ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, उसमें थोड़ा टाइम बढ़वा दीजिए, ओके आकाश सर करा देंगे। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम आता है। सर ऐसा नहीं हो सकता है क्या कि टाइम लिमिट ना रखे, उसकी ऐसा भी डेडलाइन हो रखे सकता कि है, हाँ कि उसकी डेडलाइन रखे कि इस दिन तक कर दीजिए सब। जब उसमें बहुत सारे ऑप्शन है एक्चुअली। ऐसा भी कर सकते हैं कि 3 दिन तक दिखेगा, चौथे दिन से नहीं दिखेगा, उसमें भी प्रॉब्लम है हाँ है सर। ना। जैसे कोई लेट आ रहा है, कोई कैसा हो रहा है, तो ज्यादा अच्छा होगा कि टाइम लिमिट रखे ही ना किसी भी टाइप का, न हाँ डे सर का, वो बेटर हो न जाएगा। डे का, न डे का, न टाइम का। टाइम लिमिट हटवा देते हैं नॉर्मल, जैसे अपना अभी जैसे अभी इंस्टीट्यूट खुला था तो आपको हार्ड कॉपी वर्कबुक भी मिलता है, सॉफ्ट कॉपी भी असाइन करते हैं, हार्ड कॉपी असाइन करते देते हैं। तो हार्ड कॉपी में कोई टाइम लिमिट होता नहीं है ना। ठीक है, चलो हम लोग कंटिन्यू करेंगे आगे। ठीक है, तो इसको नोट्स रिवाइज कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग इसका। ठीक, सर चलिए। इसमें क्वेश्चन ऐसे ही जाते हैं ना? हाँ यार, बहुत इजी क्वेश्चन आता है। मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि जो लोग अभी जेईई मेन देने जा रहे हैं ना, उनसे मैं अभी मई तक करता था मैं डिस्कस, वो लोग ये गलती करते थे कि आयरन में से जो है, आयरन में से 3d6 गायब कर देते थे, 4s छोड़ देते थे। ओके. अभी जो 12th पास कर रहे हैं, तो चीजें बहुत इजी है, बट क्या होता है दिमाग के इंसान को भूल जाता है, ऐसी गलतियां होती है फिर। ठीक है, ऐसे यही लेवल है, जेईई मेन का लेवल यही है। ओके सर. चलिए स्टॉप कर रहा हूँ। चलिए, थैंक यू। थैंक Bye, यू sir. सर। थैंक यू सर. Thank you, sir. Yes. थैंक